Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं यहाँ पर। हेलो, क्लास नहीं है क्या तुम? हेलो हेलो हेलो, क्लास 9 पे हैं सारे, अपकमिंग पे मिलते हैं। देखो, ये अभी से नेक्स्ट क्लास की बातें कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में वहां पर चल के बातें करेंगे, बिकॉज दे नो पूजा मैम तो यहाँ पे बात करने नहीं देगी, सीधा टाइम आउट पे लगा देगी तुम लोगों को। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड यस, डू टेल मी हाउ एक्साइटेड यू आर। यार, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। ऑलवेज ऐसा रहता है कि बच्चों से मिलना है, लेकिन इट इज अ वंस इन अ वीक क्लास होती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ और इवेंट की वजह से फिर हमारी क्लास भी नहीं हो पाती है। गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं बेटा, मैं लेट नहीं है। देखो, 5 मिनट को लेट नहीं कहते हैं, है ना। एक तो जैसे तुम लोग घर से निकलते हो, तुम्हारे दोस्त का फोन आता है कि कितनी देर में आ रहा है, तुम कहते हो 5 मिनट में, और वो 5 मिनट के तुम आधा घंटा लगाते हो। वो 5 मिनट नहीं होता है ना। वैसे ये पूजा मैम का 5 मिनट लेट आना 5 मिनट नहीं होता है, समझे? अगर समझ चुके हो तो एक बार फटाफट से हार्ट भेज दो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी कि क्या आप एक्साइटेड हो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंस्पिरेशनल चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना, ये आपको इतना ज्यादा प्रेरणा से भर देगा कि हम जो सारी चीजें होने के बावजूद कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, इन चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसकी सुनने की जो क्षमता है वो चली जाती है, उसके बाद में भी वो इतना बड़ा नाम करती है। और एक और पर्सन है जिसको सब जने जानते हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो फटाफट से आ जाइए। हेलो एवरीवन। अरे, मेरी बहुत याद आती है, ये तो गलत बात है, ये गलत बात बोल रहे हो तुम। मेरी याद नहीं आती है तुम्हें। आई नो वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। यू ऑल आर लाइक टेलिंग अ लाई, झूठ बोलते हो तुम। ओके, सब जिसका वेरी फर्स्ट डे है, सभी का स्वागत कर देती हूँ मैं तहे दिल से, है ना। चलिए स्टार्ट करें। एक बारी लाइक और शेयर कर दिया सबने? बता दो बेटा जी, क्या लाइक और शेयर कर दिया है? आपने ये चैप्टर पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड। तो आपको हर एक पार्ट पे आंसर देना बनेगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो इस क्लास को। ओके, फटाफट से। यहाँ पर डेली क्लास होती है, बट अलग अलग सब्जेक्ट्स की होती है बेटा जी। हाँ जी, बिल्कुल राशि सोनी, बिल्कुल सही बोला आपने। एवलिन की कहानी है यहाँ पर, एवलिन की कहानी है, और बिस्मिल्लाह खान की कहानी है यहाँ पर। हम इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पार्ट 1 को। जो हमारा पार्ट 1 है ना बेटा, उस पार्ट 1 में किसकी कहानी है? देखो, अब आजकल तुम्हें आदत सी पड़ चुकी है। जैसे आदत क्या पड़ गई है कि मैम पहले बताएंगी ऑथर के बारे में, फिर बताएंगी चैप्टर के बारे में, और फिर बताएंगी इस तरीके से। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली 2 चीजों से मिलके बना। जैसा कि तुमने इस चैप्टर का नाम देखा, क्या है नेम इसका? द साउंड ऑफ म्यूजिक। यानी ये पूरा चैप्टर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? म्यूजिक के। तो ऑल द म्यूजिक लवर्स हियर, जितने सारे म्यूजिक लवर्स है, एक बारी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें म्यूजिक पसंद है क्या? फटाफट से बताओ, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? जता। अच्छा, अगर म्यूजिक पसंद है तो कैसा म्यूजिक पसंद है? जै तने हरियाणवी गाने पसंद है, या तुम्हें भंगड़ा ते गिद्दा ते शावा शावा यानी दिलजीत दोसांझ ते पंजाबी गाने पसंद है, कि तुम्हें बिहारी भोजपुरी गाने पसंद है, या फिर इंग्लिश गाने पसंद है, या फिर बॉलीवुड के गाने पसंद है, अरिजीत सिंह पसंद है? कौन पसंद है रे बाबा? फटाफट से बताओ। भोजपुरी, हरियाणवी, हिंदी, क्या बात है, क्या बात है। इंग्लिश सॉन्ग्स, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अरे वाह। सैड सॉन्ग्स, भोलेनाथ कह रहा है सैड सॉन्ग्स पसंद है। नहीं, एक बार बेटा मजा नहीं आया, एक बार लाइक और शेयर करो सारे जने। इस तरीके से तो मजा ही नहीं आ रहा है। आप लोगों को लाइक और शेयर करना है बेटा। कम से कम इतना लाइक और शेयर तो कर दो कि जब ये क्लास लेने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास में, डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, सारा पार्ट समरी का हिंदी में बताऊंगी मैं तुम्हें, हिंदी में पूरा चैप्टर समझा करके जाऊंगी। तो बेटा इतना तो बनता है ना। कोरियन सॉन्ग्स पसंद है? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है।
डांस के लिए भोजपुरी, बाकी सारे पसंद है। अच्छा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए आज हम ऑल द म्यूजिक लवर्स के लिए एक चैप्टर लाए हैं जिसमें साउंड ऑफ म्यूजिक को बताएंगे। अब जैसे देखो म्यूजिक है तो म्यूजिक ना हर कोई थोड़ी ना बना सकता है। देखो बीच में सॉरी मेरे ही नाम राशि की थी, लेकिन ढिंचैक पूजा भी आई थी, लेकिन ऐसे क्या हर कोई सारे गाने बना सकता है? नहीं ना। अब जैसे कुछ गाने चलते हैं, है ना, बादो बादी गाना चल रहा है ना, पाँव 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 चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन उसका एसेंस जो है ना उसको समझना पड़ता है। ठीक है, इन सारे गानों के पीछे ना बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हर एक बीट को समझना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे दोनों यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करवाऊंगी मैं यहाँ पे। आज की क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करवाऊंगी बेटा जी मैं तुम्हें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एल्विन कौन है? एवलिन ग्लेन है। एवलिन ग्लेन लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पे क्या स्टोरी है? स्टोरी है किसकी? यहाँ पे एज यू कैन सी द पिक्चर, कौन है? एवलिन ग्लेन है। एवलिन जो है, एवलिन क्या है? वो एक डेफ पर्सन है। डेफ मतलब जिसे सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर सुनाई नहीं देता है तो वो कैसे बिना सुने गाने बनाती है, कैसे वो गाने प्रोड्यूस करती है, कैसे वो गाने सुनती है? यही तो इनका नाम है। इस पूरे पार्ट का नाम क्या है? लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सुन नहीं सकती है बेटा, वो सुन नहीं सकती है, लेकिन वो सुनती है साउंड को, वो महसूस करती है साउंड को। तो इस पूरे चैप्टर में पार्ट 1 में हम किसके बारे में देखेंगे? पार्ट 1 में हम देखेंगे एवलिन ग्लेन के बारे में। जो एवलिन है ना बेटा जी, वो ना जब छोटी थी, जब वो 11 साल की थी ना बेटा, तब तक तो वो सुन पा रही थी। 11 साल की बाद में, है ना, 8 साल की और 11 साल की दो नंबर्स आएंगे। तो जब ये 8 साल की थी ना, तब क्या हुआ एक बारी कि ये पियानो बजा रही थी। 8 साल की थी तब पियानो बजा रही थी, उनकी मम्मा ने इनको आवाज लगाई, लेकिन इसने सुना ही नहीं। उसकी मम्मा आवाज लगाती रह गई, वो सुनी ही नहीं। तो इसकी मम्मा को थोड़ा हिंट मिला कि शायद इसकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। ठीक है, फिर व्हाट हैपेंड, जब वो 11th ईयर की हुई यानी 11 साल की हुई, तो फिर इसे डॉक्टर के पास में ले जाया गया। इन्हें डॉक्टर के पास में पूरा चेकअप वेकअप करवाया गया। तब पता चला कि शी इज डेफ। दैट मीन शी वाज नॉट बोर्न डेफ, यानी उनका जन्म एक डेफ की तरह नहीं हुआ था। वो तब तो सुन सकती थी, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ व्हाट, किसकी वजह से? नर्व डैमेज की वजह से बेटा जी। किसकी वजह से? नर्व डैमेज। आप देखते हो ना, जैसे हम आसान शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं कि नस दब जाने की वजह से, तो नर्व डैमेज हो जाना यानी कि नर्व यानी किसी नस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ जाने की वजह से इनका सुनना जो है वो पूरा बंद हो चुका था। आजकल आप लोग देखते हो, सुनते भी हो, बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि वहां पर उनका जो नर्व सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। जहां दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में बेटा जी, जहां दिक्कत हो पूछ लेना। अच्छा, कविता पूछ रही, मैम योर नेम? माय नेम इज पूजा शर्मा एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है बेटा जी? हाँ जी बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना बीच में, अगर मैं नहीं देख पाऊं, समझाते हुए नहीं देख पाऊं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए फिर आगे जब मैं वापस से तुम्हें बोलूं कि अब कमेंट करो बेटा जी, तब आप कमेंट कर देना। ओके एवरीवन, ठीक है। चलो, तो पहला आता है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एवलिन ग्लेन की बात कर रहे हैं। एवलिन ग्लेन जो है ना, एक स्कॉटिश और मल्टी परक्यूशनिस्ट थी। मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब लिखना बेटा, मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, बहुत सारे वाद्य यंत्र, है ना। मल्टी का मतलब जैसे हम नहीं बोलते हाय मेरा बच्चा, किसी का भी नाम ले लिया मैंने कहा हाय लीजा सिंह, क्या बात है, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। अब ऐसे नहीं कि तुम लोग ऐसे ना चिढ़ जाओ कि मैम आपने उसी का नाम लिया, देख लिया था इसलिए। तुम्हें भी कह सकती हूँ मैं कि अरे मेरे लल्ला क्या बात है, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो, और मेरी लालियो तुम भी मल्टी टैलेंटेड हो। जब मैंने ऐसा कहा तो मल्टी और टैलेंट, यानी टैलेंट मतलब तुम में कुछ तो टैलेंट है, और मल्टी मतलब बहुत सारे टैलेंट है बेटा। उसी तरीके से क्या है ये? मल्टी परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है? कि जो बहुत सारे, मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा सकती हैं ये। और एक टैलेंटेड परफॉर्मर हु परफेक्टली प्लेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के ना इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या होता है बेटा? जो वाद्य यंत्र है, जो उपकरण है, उनको बजा सकती है। ठीक है, हालांकि वो कंप्लीटली क्या थी? डेफ थी। तो अब जब कंप्लीटली डेफ थी ना, फिर भी उनके अंदर एक टैलेंट था, और वो टैलेंट क्या था? वो टैलेंट था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी उनके अंदर। कैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल थी? कि वो अपने सेंसेस के थ्रू, वाइब्रेशंस के थ्रू, सेंसेस के थ्रू ना म्यूजिक को समझ पाती थी। समझ
समझ रहे हो आप, यानी कि उस म्यूजिक को फील कर सकती थी। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा बाई चांस, अभी तुम ऐसी ही बातें करते रहते हो कमेंट सेक्शन में, इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा बाई चांस दिल टूटा, ठीक है, एक तुम हो जिसका दिल टूटा, एक वो है जिसका दिल नहीं टूटा है। तो दिल टूटा वाला जो है वो अरिजीत सिंह के गाने सुनकर के रो जाएगा, लेकिन जो दिल टूटा नहीं है वो मस्ती में गाना गाएगा उसका, समझ रहे हो, वो उसको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके ऐसे मजे में गाना गाएगा। यानी आपके साथ में अगर ऐसे सीन होता है तो आपको फील आता है। तो ये क्योंकि ये म्यूजिक से रिलेटेड थी ना, तो म्यूजिक से रिलेट होने की वजह से ये क्या हुई, कंप्लीटली डेफ होने के बावजूद भी इनके अंदर इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स थे कि वो सेंस कर लेती थी किससे, वाइब्रेशंस यानी कंपन के थ्रू वो ना सारी चीजों को फील करती थी, और साथ ही साथ में उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो फील करती थी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी होगी बेटा जी, ऐसा थोड़ी है आसानी से हर चीज सीख जाते हैं, है ना। आपके अंदर एक क्षमता कम हो जाती है अगर आप ना एक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो यहां पर हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये परेशान नहीं हुई, इन्होंने अपने अंदर क्या किया, अपस्किलिंग की, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की। हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया दैट शी वाज नॉट बोर्न डेफ, है ना, एवलिन जो है वो जन्म से बहरी नहीं थी या सुनने की क्षमता वाला नहीं था। 11 ईयर की यानी 11 ईयर्स की जब हुई ना, तब उनका बारे में इतना सबके सामने पता चला कि उनको हर्डल्स आ रही हैं, यानी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं सुनने में, एंड बट शी डिड नॉट स्टिल नॉट सकम्बल्ड हर टू डेफनेस, लेकिन उसने अपने आप को बांधे नहीं रखा, या फिर ऐसे ना अपने आप को नहीं कि मैं सुन ही नहीं सकती, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती एंड ऑल। अब इस बात पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे तुम बताना तुम्हें कितना याद है। तुम लोग सब 8th क्लास से आए हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे पहले नाम लेगा, आज वो हो जाने वाला है मेरी क्लास का स्टार, आज की क्लास का स्टार बनेगा वो बच्चा। ध्यान से क्वेश्चन सुनना और सबसे पहले करेक्ट आंसर देना। 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक में, इंग्लिश की बुक में आपके एक चैप्टर था, उस चैप्टर में बताया गया था, क्या बताया गया था कि वो ना प्रॉपर्ली उनके बॉडी ऑर्गन्स नहीं काम कर रहे थे, वो फिजिकली उतने फिट नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने बहुत काम किया था, इन्होंने बहुत बड़ा नाम भी किया था, ठीक है। तब भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि किस तरीके से आपको अपने आप को ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। जो फिजिकली इतना मतलब डिसेबल लोग हैं उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर था वो? अरे क्या बात है, ड्राइंग विद मोहिनी आज की क्लास की बन चुकी है स्टार ऑफ द क्लास। उन्होंने बिल्कुल सबसे पहले बता दिया, लीजा ने भी बता दिया मेरा बच्चा, रानू कोड़ी ने भी बताया है, क्या बात है, उदय राज ने भी बताया, स्टीफन हॉकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हो। स्टीफन हॉकिन के बारे में पता है ना, स्टीफन हॉकिन के बारे में बताया था कि उनकी बॉडी भी धीरे धीरे, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे लेकिन उनकी धीरे धीरे बॉडी पूरी क्या हो गई थी, उनका साथ देना छोड़ चुकी थी, बट स्टिल उन्होंने कितना बड़ा काम किया है, साइंटिस्ट, बिगेस्ट साइंटिस्ट बने हैं। और जो आई थिंक न्यूटन की जो थी, आई थिंक न्यूटन की या आइंस्टाइन की, मैं थोड़ा सा भूल रही हूं, लेकिन आप मुझे बताओ न्यूटन या आइंस्टाइन किसकी चेयर जो है वो उनको मिली थी? राइट, क्या बात है, वेरी गुड बच्चा जी, बिल्कुल पैरालिसिस हो गया था, बिल्कुल वेरी गुड, सबको याद है यार, क्या बात है। ये जो टैलेंट है ना तुम में, दैट मीन्स कि तुम सब 10th में भी बहुत अच्छे नंबर लाओगे, तुम सबका आईक्यू लेवल ना हाईएस्ट है, बहुत ही मजेदार है। न्यूटन की थी सुभाष, ओके थैंक यू, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, तो उसने अपने आप को ना ऐसे बांध के नहीं रखा या अपने आप को ना स्कम्बन नहीं किया। सकम मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे ना वो वाली नेगेटिव फीलिंग वाली लाना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं तो सुन भी नहीं सकती एंड ऑल दैट। अब शी हैड लॉस्ट हर हियरिंग पावर ड्यू टू नर्व डैमेज, ये बता ही दिया था कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उनकी नर्व पावर जो है, नर्व डैमेज जो है वो वाली खत्म हो चुकी थी, नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर नर्व डैमेज हो गई इस वजह से। अब एक स्पेशलिस्ट ने एडवाइस दी कि देखो बेटा जी तुम ना हियरिंग एड लगा लो, यही कहेंगे ना, जैसे तुम्हारी दादी वादी है जो सुन नहीं सकती तो हम उनको क्या दिलाते हैं बेटा, उनको वो कान की सुनने के लिए कान की मशीन दिला देते हैं ना, जो आजकल तुम लोग वो छोटी सी ब्लूटूथ लगा करके चलते रहते हो, वैसी होती है, ठीक है। तो फिर बोला कि उसको हियरिंग एड दे दो, फिर उसको स्कूल भेजो, तो कम से कम वो ना स्कूल में आराम से सुन तो पाएगी एंड ऑल दैट। फिर डिस्पाइट हर इनएबिलिटी, ये सारी इनएबिलिटी होने के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब बावजूद भी, जो एवलिन है उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तो नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रहूंगी,
चाहे मैं सुन नहीं पा रही हूँ प्रॉपर, पर मैं तो क्या करूंगी, हाँ बेटा जी, जीएस स्टूडियो ने करेक्ट आंसर दिया और विजिट टू कैम्ब्रिज था। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया आपने। तो उसने कहा मैं तो नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मैं ना ऐसे अलग थलग सी लाइफ नहीं जीऊंगी एंड ऑल दैट। तो अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है, उससे पूछा जाता है तो वो कहती है मुझे म्यूजिशियन बनना है। तो अपने इस सपने को पूरा करती है। म्यूजिशियन के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, सुनना होता है। चाहे कोई भी टाइप का म्यूजिशियन है, चाहे सिंगर है, चाहे वो म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी है, तो सुनना ही सब कुछ हो जाता है, राइट। सिंगर है तो वो भी क्या करेगा, सुनेगा, उसकी आवाज उसे समझ में आएगी कि नहीं यहाँ पे टोन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है एंड ऑल दैट। अब सोचो जो सुन ही नहीं पा रहा है वो म्यूजिशियन कैसे अच्छा बनेगा। एनी हाउ उन्होंने परस्यू करा अपना कि नहीं मैं म्यूजिशियन तो बनूंगी ही बनूंगी। अब क्या हुआ कि उसको इंस्पिरेशन कहां से मिली, तो इंस्पिरेशन एक बारी क्या हुआ उनके साथ में, किसके साथ में, एवलिन के साथ में। एक बारी क्या हुआ था कि वो उन्होंने एक लड़की को देखा, वो लड़की जो है ना वो क्या बजा रही थी, जाइलोफोन बजा रही थी, है ना, जाइलोफोन बजा रही थी। और उसने कहा कि मुझे भी ये बजाना है। किसने बोला, एवलिन ने बोला कि मुझे भी ये सेम बजाना है। अब उसकी टीचर्स वगैरह, जैसे ज्यादातर टीचर्स होती है ना, कहती है कि तुम नहीं बजा सकती हो, तो तुम ना डेफ हो, इस तरीके से उसको मतलब ऐसा नीचा दिखा दिया। नीचा दिखाना भी नहीं, डिस्करेज कर दिया, है ना, हतोत्साहित कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकती हो, ऐसे ऐसा करके ये सारी चीज हो गई। फिर यहाँ पे नया एक कैरेक्टर आता है, कौन है, रॉन फॉब्स है। रॉन फॉब्स भी क्या थे, एक परक्यूशनिस्ट थे, यानी कि रॉन फॉब्स भी एक वैसे ही पर्सन थे जैसे एवलिन है, वो भी बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा सकते थे। अब उन्होंने उसके टैलेंट की, किसके, एवलिन की टैलेंट की पहचान कर ली और उन्होंने उसको बताया कि तुम सुने बिना भी कैसे सुन सकती हो, तुम्हारे कान अगर तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम इस तरीके से सुनो। किस तरीके से, तो उन्होंने कहा तुम अपने सेंसेस का यूज करो। व्हाट यू यूज, तुम अपने सेंसेस का यूज करो। अपने सेंसेस का यूज करके अगर तुम सुनोगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें सारी फीलिंग्स आ जाएंगी। उस वक्त ना, अब उस वक्त क्या हुआ, एवलिन कुड सेंस दैट शी कुड फील द हायर ड्रम। कैसे सिखाया बताती हूँ। तो क्या, तबला होता है ना, तो तबले पे बहुत जोर जोर से, धीरे से, ऐसे अलग अलग आवाज क्रिएट की गई थी। तबले पर ऐसे मार मार करके इस तरीके से आवाज क्रिएट की गई। अब जब आवाज क्रिएट की तो उन्हें समझ में आया तबले पर कि कैसे एवलिन ने कैसे सुनना सीखा या कैसे सेंस करना सीखा। तो उसने कैसे सेंस किया कि जब जोर से तबला बजाया जा रहा था तो वेस्ट मतलब क्या होता है बेटा, कमर। वेस्ट मतलब क्या होता है बेटा, कमर। बोलते हैं ना, तुम जब अपने जीन्स वीन्स लेने जाते हो तो बोलते हैं ना कि कमर का नाप क्या है, वेस्ट साइज क्या है। तो कमर के ऊपर वाला पार्ट में हायर ड्रम सुनाई दे रहा था जब जोर से बजाया जा रहा था। और अगर जब लोअर ड्रम बजाया जा रहा है, यानी तबला थोड़ा धीरे में ताल पे बजाया जा रहा है, तो उसे बॉडी के नीचे पार्ट में फील हो रहा था। यानी यहां से उन्होंने सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू कर लिया कि सेंसेस के थ्रू मैं किस तरीके से, मैं सेंसेस के थ्रू किस तरीके से क्या कर सकती हूँ, साउंड के साथ में अपनी लाइफ, म्यूजिक के साथ में अपनी लाइफ को आगे परस्यू कर सकती हूँ बेटा जी। अब कुछ जिंदगी में इनके भी टर्निंग पॉइंट आए। ये पूरी तो उनकी बायोग्राफी नहीं है ना, पूरी बायोग्राफी नहीं है, लेकिन टर्निंग पॉइंट्स के बाद में बताते हैं। तो उनकी लाइफ में ना बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, बट शी नेवर लुक्ड बैक। लेकिन होता है हमारी जिंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आए, पर इन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हमेशा पैशन के साथ में, जुनून के साथ में और डिटर्मिनेशन के साथ में बस आगे बढ़ती गई, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज थी और वो एक सपना उन्हें पूरा करना था। उन्होंने जो अपना लिए एक ड्रीम बना रखा था, उस मोटो को उन्हें कैसे भी करके हासिल करना था। और आज देखो कितनी बड़ी म्यूजिशियन बन चुकी है। अगर आप सिर्फ इतना सा नाम लिखोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको उनकी वीडियोस दिख जाएंगी कि किस तरीके से वो नहीं सुन सकती है फिर भी वो सुन सकती है, कैसे वो सेंस करती है, वो सारी चीजें दिखेंगी ना। उनको इसके साथ साथ में ना बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, है ना। तो शी रिसीव्ड मेनी एक्कोलेट्स। और जब वो ना परफॉर्म करी थी पहली बारी, अगर एक बात करें तो उन्होंने पहली बारी परफॉर्म किया था कहां पर, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो अब कह सकते हैं एक बहुत बड़ी सी, मतलब आपको कहा जाए कि आपको ना स्कूल के अंदर अवार्ड दिया जा रहा है, तो आपके लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि मैं तो 9th क्लास का बच्चा हूं, मुझे स्कूल में अवार्ड दिया जा रहा है। सिमिलरली सोचो कि एक छोटी सी बच्ची है, समझ लीजिए, जो कि डेफ है, और उसे इतना बड़ा वहां पर स्टेज मिला है, कौन सा, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उस स्टेज पे उसे परफॉर्म करने को मिला है। अब उस पे वहां पर उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा नंबर लाए। हिस्ट्री में इतने ज्यादा नंबर किसी को नहीं मिले जितने ज्यादा मार्क्स उन्होंने गेन किए। और वो बच्ची जो
जिसका साथ एक टाइम पे कोई नहीं दे रहा था, बट उसने अपना साथ खुद का नहीं छोड़ा था। ठीक है, अब ये सब चीजें होती रही, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते अपनी लाइफ में, है ना, लॉरियल्स भी जीते, और ये सारी चीजें आगे 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 बढ़ती रही थी। 1991 की बात आती है फिर आगे, कि 1991 में उसके साथ में, यानी कि एवलिन के साथ में क्या हुआ था कि रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी ने उन्हें ऑनर किया। क्या ऑनर किया? सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा कि 1991 के अंदर, यहां पर 1991 के अंदर या तो उन्हें अवार्ड कौन सा मिला, तो नाम याद कर सकते हो, रॉयल फिलाहार्मोनिक सोसाइटी ने अवार्ड दिया था। कौन सा दिया था? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। एन रिचलिन की बात करते हैं। एन रिचलिन ऑफ द बीथहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन स्टेटेड, उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक इंटरव्यू में, किससे? एन रिचलिन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक इंटरव्यू के अंदर एन रिचलिन से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपका क्या कहना है एवलिन के बारे में? आपने एवलिन को देखा है कि उसने अभी रिसेंटली इतने सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इंस्पिरेशन है। वो किसके लिए इंस्पिरेशन है? वो सारे लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी से ओवरकम करना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरा बॉडी ऑर्गन मेरा साथ नहीं दे रहा है या मेरे में कुछ कमी है, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एंड एक्सेल इन देयर पैशन, और साथ ही साथ में ये उन लोगों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि जो भी आपका पैशन है ना, उसके अंदर आप एक्सेल करो, उसमें आप दी बेस्ट हो करके दिखाओ। फिर एवलिन ना कंटिन्यू करती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और साथ ही साथ में खुद क्या बन चुकी है? इंस्पिरेशन बन चुकी है। ये सारी बात मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। एंड आई थिंक कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि हम मेरे घर पे तो लाइट नहीं है, इसलिए मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे, मैं पढ़ नहीं पाया था। अब सोचो, ऐसी ऐसी हरकतों, ऐसी ऐसी एक्सक्यूज देते हैं हम लोग। क्या ये सही है? क्या ये सही है? वहीं पे जब तुम 10th बोर्ड का जब एग्जाम देने जाओगे ना, वहां तुम देखोगे कि कुछ कुछ बच्चे जो है ना, वो लोग एग्जाम तो भी 10th बोर्ड का देने आते हैं, और वहां पे अपने साथ में किसी और को लाते हैं जो कि उनके तरीके, उनका आंसर लिखते हैं, क्योंकि या तो वो देख नहीं सकते हैं, या उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, या उनके हाथ नहीं है, डिसेबल्ड है एनी हाउ, तो वो आंसर लिखते हैं वहां पर। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों पे बहाने मार लेते हैं। सही बोले यहाँ हम? चलो, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताओ फटाफट से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ देन आस्क मी, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। If you have any questions, then you can ask me, otherwise give me a thumbs up. श्रेष्ठ इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा होता है। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। ओके, क्लियर एवरीवन? चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलिए, पार्ट 2 के लिए रेडी हैं सब? आर यू ऑल रेडी फॉर द पार्ट 2? क्लियर एवरीवन? चलो, बहुत ही बढ़िया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी मतलब एकदम साधारण, सामान्य। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य से बहुत ज्यादा है ना, सामान्य से बहुत ज्यादा है। वर्ड्स को खुद समझने की कोशिश करो, खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बताओ सब जने उसे, है ना? हिंदी में नहीं बताएगा कोई भी, इंग्लिश में बताने की कोशिश करना, इंग्लिश में बताने की कोशिश करना। हिंदी में तो मैं भी बता दूं, बट मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूं। एक्साइटेड? वेरी गुड, क्या बात है। स्कॉटिश, बेटा स्कॉट एक जगह, स्कॉटलैंड एक जगह होती है, वहां के रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया के रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं ना, वैसे स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है। और पूछो, और पूछो बेटा जी। नो क्वेश्चंस? बढ़े आगे। विक्रांत बता रही हूं, मैं बता रही हूं बिस्मिल्लाह खान कौन थे, बता रही हूं बेटा, बस अभी बताने वाली हूं। चलिए, बेटा एक
बच्चा बार बार पूछ रहा है कि मैम राइटर कौन है, उदय राज जायसवाल। या तो आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी मेरी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। तो पार्ट 1 एवलिन के बारे में है, पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो इसका राइटर ऑल इन ऑल कोई नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, अब देखो सेकंड पार्ट जो है उसका नाम क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान कौन थे, ये क्या थे, बहुत ही बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे। तो ही वॉज अ ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ शहनाई। इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले गए हैं। आप ना ये इनकी शहनाई ना सुनते हो कहां पर, जो हमारे डीडी नेशनल के चैनल्स है ना, जो डीडी के चैनल्स होते हैं, जो डीडी नेशनल के चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स जैसे आजकल तो आप लोग देखते हो स्टार प्लस देखते हो, सब टीवी देखते हैं एंड ऑल दैट, पहले डीडी के चैनल्स देखते थे, उसमें इनकी शहनाई अभी भी सुनाई देती है। या फिर रेडियो सुनोगे ना, तो रेडियो में जो गवर्नमेंट का रेडियो वाला चैनल है ना, रेडियो पे गवर्नमेंट के रेडियो का चैनल है ना, वो उसकी शुरुआत ही आज भी इनकी शहनाई से ही होती है। ये इनके बारे में बता दिया है मैंने, ओके। चलो, now the shehnai was first played in the Mughal emperor's chamber by a barber of a family of professional musician। अब सबसे पहले तो आता है शहनाई सबसे पहले बजाई कहाँ गई थी। शहनाई वादक के बारे में जानेंगे, लेकिन शहनाई बजाई कहाँ गई थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी हिस्ट्री की, किसकी हिस्ट्री की बेटा जी, किसकी हिस्ट्री की, तो शहनाई की हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि शहनाई की हिस्ट्री जानेंगे तभी तो शहनाई वादक के बारे में जानेंगे। तो शहनाई सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल के जो राजा थे ना, उनके राजा के चैम्बर में एक बार्बर हुआ करता था। बार्बर जो कि नाई होते हैं, बाल काटते हैं, वो उनकी फैमिली में से आने वाला एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने बजाई थी, सबसे पहले बजाई थी। हिस्ट्री याद हो गई। अब वो क्या करते थे, एक पाइप के अंदर बहुत सारे होल्स होते थे और उन होल्स के ऊपर, जैसे बांसुरी तो देखिए वैसी शहनाई होती है, एक पाइप है, पाइप के ऊपर बहुत सारे होल्स हैं। होल्स मतलब क्या होते हैं, गड्ढे, है ना। होल्स मतलब क्या होते हैं, खड्डे या गड्ढे जो भी बोलते हैं उस चीज को, वो होते थे। एंड इट बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, बार बार उनके ऊपर अपनी अंगुली को रखना, क्लोज करना, उस होल को वापस ओपन करना, इससे उसकी साउंड प्रोड्यूस की गई थी। और इसी तरीके से एक बहुत ही मेलोडियस साउंड क्रिएट करी गई थी उस इंस्ट्रूमेंट से, राइट। फिर क्या है, लेजेंडरी म्यूजिशियन हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो इन्होंने है ना इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को, अब देखो बात क्या होती है, एक बात बताती हूँ सिंपल सी, कि समझ लीजिए तुम्हारी मम्मा को आता है बहुत ही बढ़िया डोसा बनाना, डोसा सबका फेवरेट है, या पिज्जा बनाना। लेकिन अब तुम्हारी मम्मा को डोसा या पिज्जा बनाना बहुत फेवरेट, मतलब बहुत ही, और तुम्हारी मम्मी फेमस भी हो गई, लेकिन अगर पूछा जाए कि मम्मी को डोसा बनाना किसने सिखाया था, या इससे भी बेहतर डोसा कौन बनाता था पहले, तो पहले की बात करें तो मम्मी बोलेगी मुझे तो नानी ने सिखाया था, है ना, ऐसा हुआ। तो यहाँ पे पॉपुलर करने की बात आ रही है कि शहनाई इंस्ट्रूमेंट को पॉपुलर करा वर्ल्ड वाइडली, यानी ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर किसने किया था, तो वो करने वाले कौन थे, शहनाई वादक कौन, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। कब जन्म हुआ था, 21 मार्च 1916। और ये कहां से बिलोंग करते हैं बेटा जी, बिहार से। बिहार दिल से हमारा कनेक्टेड है ना, तो बिहार से बिलोंग करते थे। अब जब हम बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह खान के, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है उनके फादर की, तो ये इनके फादर जो है, ग्रैंडफादर जो वो कौन थे, रसूल बख्श खान थे। यानी इनके ग्रैंडफादर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर, एक पूरा एक परिवार होता है ना, जैसे हम कहते हैं घराना, कि ये ना उस वाद्य यंत्र के घराने से है, ये उस नृत्य के घराने से है, यहाँ पे सारे म्यूजिशियंस ही हैं। जैसे आजकल तुम जाकिर खान को सुनते हो, है ना, सख्त लौंडा जिसे कहते हो, तो वो जाकिर खान है ना, उनके फैमिली में देखना, उन्होंने कई बार इस तरीके से जिक्र किया है। जाकिर खान को सब जानते हो ना, जिसके वीडियोस तुम लोग देखते रहते हो, वो हंसाते हैं हमें, तो वो खुद अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि हमारे फैमिली में सब जने क्या है, वो म्यूजिशियंस हैं, सारे के सारे म्यूजिशियंस हैं, तो वो घराने से बिलोंग करते हैं। वैसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भी बात करें अगर हम, तो वो एक घराने से बिलोंग करते थे, राइट। और वो घराने में उनके जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी जो थे ना, वो कौन थे, रसूल बख्श खान थे। और इन्होंने कब शहनाई बजाई थी, भोजपुर के किंग कोर्ट में, यानी भोजपुर के राजा के दरबार के अंदर। कोर्ट यहाँ पे दरबार से मतलब है, भोजपुर के राजा के दरबार के अंदर इनके
दादाजी, किसके? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दादाजी, जिनका नाम क्या है? रसूल बख्श खान है, वो शहनाई बजाया करते थे। उनके पापा की बात करें तो उनके पापा का नाम क्या था? पैगंबर बख्श नाम था। तो पैगंबर बख्श जो है और उनके बाकी की जो एंसेस्टर्स हैं वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, मतलब इनके परिवार में सब जने क्या थे? शहनाई बजाया करते थे, राइट। व्हेन, जब बिस्मिल्लाह खान ना 3 साल के थे, ये याद रखना, जब बिस्मिल्लाह खान सिर्फ ना 3 साल के थे और वो अपने मामा के घर पे गए थे, तो वो वहां पर वो बहुत इंप्रेस हो गए, अपने मामा से इंप्रेस हो गए, है ना। अपने अंकल मतलब मामा के घर गए, वहां पे देखा अरे मामा क्या बजा रहे हैं, मतलब उनका दिल छू लिया मामा की वो शहनाई वादक ने, और तब से ही उन्होंने कह दिया कि मामा आई वॉन्ट टू प्ले दिस, मुझे तो ये सीखना है, मुझे तो यही सीखना है। फिर अब उनके मामा ने, उनके जो अंकल है ना, ही अकम्पेनिड हिज अंकल टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर हिज अंकल परफॉर्म्ड। अब उनके अगर अंकल की बात करें तो अंकल ना, अब जैसे छुट्टियां चल रही है, तुम्हारी समर वेकेशंस है, तो तुम क्या करते हो? नाना के, दादी के, बुआ के घूमने चले जाते हो। तो ये भी छोटे से थे तो ये भी घूमने चले गए थे। तो इनके अंकल कहाँ पे बजाया करते थे? विष्णु टेम्पल में। यहाँ पे जो लोग धर्म के आधार पे हमें बांटते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से बिस्मिल्लाह खान और उनकी फैमिली कहां पर मंदिरों में शहनाई बजाया करते थे। तो जिनके जो अंकल है, किसके? बिस्मिल्लाह खान के जो अंकल थे, वो कहां पे? विष्णु टेम्पल। कहां का? बनारस का। बनारस के विष्णु टेम्पल पे शहनाई बजाया करते थे। वो भी उनके साथ में चल दिए एंड साथ ही साथ में उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई और इस इंस्ट्रूमेंट को आराम से सीख गए थे। वो धीरे धीरे जब वो इस कला में निपुण हो गए तो उन्होंने भी बालाजी टेम्पल, है ना, एंड मंगला मैया, कहां पर? बनारस में, वहां पे उन्होंने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ना बजाने शुरू कर दिए। और कहां पे? गंगा घाट के आसपास में। और उनका वो जगह बन गई जहां पे वो ये सारी प्रैक्टिस किया करते थे। कभी वो बालाजी के टेम्पल में बजाते थे, कभी वो मंगला मैया के टेम्पल में बजाते थे, और इस तरीके से वहां पर प्रैक्टिस खूब किया करते थे। अब जब वो 14 साल, 3 साल से अब हम कहां पे जा रहे हैं? 14 साल। जब वो 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह ने ना अपने अंकल के साथ में कहां पर? इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में चले गए। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर अपने अंकल के साथ में चल दिए, सिर्फ 14 साल के थे। फिर अब ही बिलोंग टू रिनोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, और उन्होंने क्या किया? नए नए राग, नए नए ट्यून्स, ये सब के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि मुझे नए राग बनाने हैं, मुझे नए ट्यून्स बनानी है। अब वो भले ही यंग थे, बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस ना डेली बेसिस पे किया कि मुझे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और अलग अलग जगह जाकर के प्रैक्टिस किया करते थे। पहला ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना कि आप ना इंटरव्यू सुनते हो, तो इंटरव्यू में तुम सुनते हो कि किसी से पूछा गया, जो भी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस है, कि तुम्हें पहला ब्रेक किस साल में मिला था, तुम्हारी पहली मूवी कौन सी थी? तो इन्हें भी पहला ब्रेक मतलब पहली बार परफॉर्म करने को मिला था। पहला ब्रेक मतलब पहला परफॉर्मेंस इन्होंने कब दिया था? 1938 के अंदर, जब उन्हें इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? उद्घाटन होता है। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। तो इन्हें उद्घाटन के लिए बुलाया। किसके उद्घाटन के लिए? ऑल इंडिया रेडियो में, बार बार तो उन्होंने बता रही थी, ऑल इंडिया रेडियो, उसके उद्घाटन में। कहां पर? लखनऊ। ये यहां से सब चीजें इंपॉर्टेंट, यहां से तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा जी, सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कब पहला ब्रेक मिला, कब सबसे पहले परफॉर्म किया था? 1938 में। कहां किया था? ऑल इंडिया रेडियो। कौन सी वाली ब्रांच में? लखनऊ वाली ब्रांच में। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, यानी इंडिया आजाद हो गया था। 1938 के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कहां की? सीधा 15 अगस्त 1947 की बात करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हो चुका था, तब पहली बार इंडियन इनवाइटेड टू प्ले शहनाई एज द ग्रीटिंग इको फॉर द नेशन। इस देश को संबोधित करने के लिए पहली बार इस भारतीय को बुलाया गया था, और वो कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इनकी शहनाई को बजवाया गया था, उसकी शुरुआत करी गई थी इस तरीके से। यानी कितना बड़ा मौका, कितना बड़ा दिन हमारे लिए, और उसकी शुरुआत किससे की गई थी? इनकी शहनाई से। फिर बाद में धीरे धीरे साल आगे बढ़ते गए, तो ओवर द इयर्स फिर उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, है ना। सॉरी ओवर द इयर्स ही गॉट मेनी लॉरियल्स। उनको बहुत सारे, वही जैसे देखो हमने पहले पढ़ा था, एक्कॉलेड्स मिले उनको, नेशनली ग्लोबली सभी ने क्या किया? परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल उनको इंपॉर्टेंस दी, उनकी तारीफें के पुल बांधे थे। उनको सबसे बड़ा हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। हाईएस्ट जो अवार्ड्स है हमारे यहाँ पे, हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड्स जो इंडिया के होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और
पद्मश्री, ये तीनों के तीनों से उनको नवाजा गया। इसके साथ साथ में ही उनको और क्या क्या मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौन सा है, वो ही यही है भारत रत्न। उस भारत रत्न से भी इनको नवाजा गया। ये 4 ही तो अवार्ड्स होते हैं मेनली। क्या होता है सबसे ऊपर अगर बात करें तो भारत रत्न, भारत रत्न के बाद में आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये चारों के चारों इन्हें दिए गए थे। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रेजेंट किया अपने मदरलैंड को, है ना, मतलब कि हमारी मातृभूमि, हमारे देश, हमारी मातृभूमि, हमारे देश, हमारे भारत को उन्होंने ग्लोबली प्रेजेंट किया था। वो अकेले एक ऐसे परफॉर्मर थे जिन्होंने कहां पर, लिंकन सेंटर हॉल के अंदर भी परफॉर्म किया। कहां, यूएसए जाकर, यानी यूएसए से उनको बुलावा आया था, यूएसए से बुलावा आया था कि आप हमारे लिंकन सेंटर हॉल में आओ और इस लिंकन सेंटर हॉल के अंदर आप परफॉर्म करो, समझो, ठीक है। उसके साथ ही साथ में आप लोग आजकल देख रहे हो ना, वो आता है मेट गाला का, आता है कैंस का, आता है, तो ये कैंस आर्ट फेस्टिवल में भी इनको बुलाया गया, वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था वहां भी बुलाया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी बुलाया, और सब में इनसे शहनाई वादक यानी कि शहनाई बजवाई गई थी। अब इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो तेहरान है, दैट आफ्टर हिज मार्वेलस परफॉर्मेंस द ओपेरा हाउस इन तेहरान वाज रीनेम्ड आफ्टर हिम, सॉरी ये 2 बार आ गया, मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब मैं सीधा बताती हूँ, ये 2 बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देखो समझो। एक तेहरान नाम की जगह है ना, और तेहरान नाम की जगह को रीनेम करा गया। कहां पे है ये कहां पे है, ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस है, उसको रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से। उसका नाम कहां से रख दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से रखा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, उनको बाहर से लोगों ने बहुत बहुत बुलाया कि आप ग्लोबली आओ, यहाँ पे रहने लग जाओ, हम तुम्हें यहाँ पर घर देंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पर कर देंगे, लेकिन उन्होंने इंडिया कभी नहीं छोड़ा, है ना। उन्होंने अपना ये जोड़ जो है वो जोड़ पूरा का पूरा बनाए रखा, इंडिया को कभी छोड़ के जाने की सोची ही नहीं। और जो स्पेशली कहां पे गंगा रिवर की बात करते हैं, उस पर्टिकुलरली एरिया यानी बनारस की बात करते हैं, वहां पर ही रहे। उनका जो नेटिव टाउन था उसका क्या नाम है, दुमराउन है, वहीं पर वो रहना चाहते थे। उनको बहुत बुलावे आए बाहर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिसल गए कि मुझे तो बाहर जाना है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नहीं। उन्होंने अपने देश के लिए जो प्यार है, अपनी जो जगह है, जिस मिट्टी से वो जुड़े हुए थे, वहां पर अंतिम समय तक रहे थे। फिर 21 अगस्त 2006 की बात करते हैं तो ये लेजेंडरी जो है, इन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी, मतलब 21 अगस्त 2006 को इनकी डेथ हो चुकी थी। 21 अगस्त 2006 को इनकी डेथ हो गई एंड उनको क्या है, बहुत लंबे समय से एक बीमारी थी उस वजह से, बट आफ्टर ऑल उन्होंने क्या है, एक लेगेसी जो है वो छोड़ के रखी है। और वो लेगेसी किसकी है, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सोलफुल, आत्मा से आने वाली जो म्यूजिक है उसके बारे में बताया। चलिए यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट होता है कंप्लीट। आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। मैम पद्म भूषण पद्म विभूषण वगैरह क्या है, अरे बेटा जी अगर तुम्हें इतना नहीं पता है तो आज ही जीके पढ़ो, थोड़ा जीके पढ़ो, अपने आप की नॉलेज को ना बढ़ाओ। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, ये भारत के चुनिंदा जो हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड्स हैं वो होते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं मैं कि कोई भी प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, हद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, उनको क्या किया जाता है, इन अवार्ड से नवाजा जाता है। हाँ नूर अनीशा आपका क्वेश्चन है, पूछो बेटा जी। न्यू स्टूडेंट अंकुर, बिल्कुल, हाँ बीएसईबी वाले में भी है, वेरी गुड, क्या बात है, नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। ओह वाओ, नेक्स्ट क्लास सेम टाइम सेम डे, यानी आज वेंसडे है, अगले वेंसडे को क्लास होगी। आज कितने बजे थी, 7 बजे, अगले अभी 7 बजे होगी बेटा जी। थैंक यू मैम। जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र है बेटा, जाइलोफोन एक वाद्य यंत्र है, ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा। जिन जिन क्लासेस के बारे में बताया वो क्लास होगी, मैं हर बार आपको यही बताती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस आपका प्रेम बनाए रखना। और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप ना मतलब यहाँ पे पूछ ही सकते हो। इसके अलावा भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, POOJASHARMA
EDU। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है पढ़ाई से रिलेटेड एंड ऑल दैट, ओके। नोट्स कैसे बनाना है नूर? नोट्स बनाने के लिए आपको ना देखो, ऑलवेज मैं बहुत अच्छी सी एक एडवाइस देती हूँ, तो ऑलवेज आपको क्या करना है कि कभी भी क्लास के साथ साथ में मत बनाओ। जैसे लाइव देख रहे हो तो लाइव के साथ में नोट्स मत बनाओ, लाइव में सिर्फ उस चीज को अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो, कॉम्प्रिहेंड करो, उन सारी चीजों को रिलेट करके याद करने की कोशिश करो कि हाँ मैम जो समझा रही है मैं समझ रही हूँ। सेकेंड टाइम इस वीडियो को वापस देखो, वहां पर सबसे पहले आपके जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को रखो कि ये स्टोरी, जैसे स्टोरी है तो स्टोरी में जैसे मैंने स्टार्ट किया पार्ट 1, तो पार्ट 1 लिखो, फिर एवलिन का नाम लिखो, एवलिन के बारे में पॉइंटर्स लिखो कि भाई वो क्या थी, वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, साथ ही साथ में उन्होंने कहां कहां परफॉर्म किया था एंड ऑल, तो वो पॉइंटर्स बनाओ, उन पॉइंटर्स से अपना नोट्स बनाओ बेटा जी, ओके। ठीक है बेटा जी, चलो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय।